हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन लाइट में एक बार पुनः स्वागत। साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे शेखावाटी मिशन 100 का जो कंटेंट है कक्षा 12 के लिए, जो हिस्ट्री विषय का हिस्ट्री आपके सब्जेक्ट में जो पहला चैप्टर है, आज उसके बारे में अपना यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इतिहास में आपका जो पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मनके व अस्थियाँ। तो शेखावाटी मिशन 100 द्वारा यहाँ पर आपके मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन रखे गए उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय से आपके जो अंक है, अंक बार वो 6 अंक रहने वाला है। 6 अंक के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ ही ये चैप्टर आपके 6 नंबरों का रहने वाला है। तो ये पीडीएफ आपके शेखावाटी मिशन 100 द्वारा आरबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023-24 के लिए लॉन्च की गई। तो इसकी पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हड़प्पा सभ्यता में ईंटें, मनके व्यवस्था से जुड़े इस अध्याय की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम पहले देखते हैं कि सिंधु सभ्यता से जुड़े प्रमुख पूरा स्थल। तो सिंधु सभ्यता से जुड़े प्रमुख पूरा स्थल आपके पाकिस्तान में है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, बालाकोट और चोलिस्तान जो है आपके थार रेगिस्तान से लगा पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र कहलाता है। और नेक्स्ट अपन देखते हैं अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में आपके गई गई, बहरीन, दिलमुन, ओमान, मंगान, ये जो आपके अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित है। नेक्स्ट अपन देखते हैं गुजरात में। तो गुजरात में आपके धोलावीरा, लोथल, नागेश्वर, और राजस्थान में आपके कालीबंगा, गणेश्वर, जोधपुरा जो खेतड़ी। हरियाणा में आपके राखी गढ़ी और बनावली, जहाँ पर हलों के अवशेष मिले थे, अर्थात हल जोतने के। ये तो ये है जो आपके प्रमुख पूरा स्थल है, जिनको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि इनमें से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो मानचित्र में भी पूछा जा सकता है कि चंद्रद्रुम को भारत के मानचित्र में अंकित कीजिए। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि चंद्रद्रुम कहाँ स्थित है, भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में स्थित है। तो इस प्रकार ये आपको सभी को याद रखना है कि कौन सा स्थल कौन सी जगह पर है। तो इसलिए यहाँ पर इनकी बहुत ही अच्छी पहल की गई कि सभी को एक साथ पीडीएफ में कन्वर्ट किया गया और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। तो आपको ये शानदार परीक्षा की जो आपकी तैयारी है उसकी धार देने के लिए यहाँ पर ये बहुत ही बेनिफिट साबित होने वाले हैं। अब यहाँ पर अपन यहाँ चर्चा करते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु है। तो इसमें आपके हड़प्पाई मोहर है, जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट है पूरा वस्तु है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और आपको ये अपने एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ सामान्यतः किस पत्थर से बनाए जाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में आपके बाढ़ है जो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ऑप्शन बी है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। तो पुरोहित राजा की मूर्ति आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो भारतीय पुरातत्व संरक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल आपके कनिगम थे। ऑप्शन ए है जो इसका राइट आंसर रहने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक शुद्धता का समावेश किसके द्वारा किया गया। तो पुरातत्व की पद्धति में शुद्धता का समावेश आपके व्हीलर के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की सबसे विस्तृत इमारत कौन सी है। तो मोहनजोदड़ो की सबसे विस्तृत इमारत आपके माल गोदाम अर्थात अन्नागार है, जो ऑप्शन बी है इसमें राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता अर्थात सबसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के संबंध में जो सत्य कथन है वो आपको बताने हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के संबंध में पहला कथन है कि ये एक भावचित्रात्मक लिपि व सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह है। ऑप्शन बी में है ये लिपि दाएं से बाएं और लिखी जाती हैं और तथा लिपि आज तक पढ़ी ना जा सकी। और सी में है इसमें चित्रों की संख्या सबसे अधिक है, लगभग 375 से 400 चित्र है, अर्थात इसमें चित्रों की संख्या आपके 375 से 400 तक है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। ये लिपि आपके दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, इस क्रम में लिखी जाती हैं और अपन लिखते हैं जो है बाएं से दाएं की ओर, अपन इस क्रम में लिखते हैं। नेक्स्ट लघुत्रात्मक क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पाई मोहर किससे बनाई जाती है। तो हड़प्पाई मोहर आपके सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाई मोहरों पर क्या उत्कीर्ण किया गया। तो हड़प्पाई मोहरों पर आपके जानवरों के चित्र तथा एक लिपि के चिन्ह जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। और तीसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा क्षेत्र में बसे लोगों के जीवन के विषय में हमें किस प्रकार जानकारी मिलती है, किन पुरा वस्तुओं से जानकारी मिलती है, पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से हैं। तो इसमें आप
देख सकते हैं कि उनके आवास, मृद भांड, आभूषण, औजार तथा मोहरे आदि हैं जो इसके इस क्षेत्र में बसे लोगों के जीवन के बारे में हमें जानकारी प्रदान कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी के हल्के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए? तो अपन पहले जो पुरा स्थल से प्रमुख पुरा स्थल थे उसमें हमने बताया था कि बनावली हरियाणा और बनावली हरियाणा में आपके देखो मिट्टी के हल्के प्रतिरूप मिले थे। तो इसमें ऑप्शन आंसर राइट रहने वाला कि बनावली हरियाणा तथा चोलिस्तान पाकिस्तान से है जो मिट्टी के हल्के प्रतिरूप मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले? तो कालीबंगा राजस्थान है उसमें आपके जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पूरा स्थल से सिंचाई नहर के अवशेष मिले? तो अफगानिस्तान में शोर्त गई है वहां से आपके नहर के अवशेष मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलाशय तालाब के साक्ष्य किस स्थल से मिले? तो जलाशय के आपके जो साक्ष्य वो गुजरात में स्थित धौलावीरा से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज पीसने का प्रमुख साधन क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज पीसने का प्रमुख साधन आपके अवतल चक्कियां थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजरे के दाने कहाँ से प्राप्त हुए? तो बाजरे के दाने आपके गुजरात से प्राप्त हुए थे। और अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता के शहरों की सबसे अनूठी विशेषता आपके नियोजित जल प्रणाली है, वो इसका राइट आंसर है। तो ये इनकी सबसे अनूठी विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को किस पद्धति में बनाया गया था? इसमें आपके सड़कें और गलियां हैं वो ग्रिड पद्धति में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन भवनों में भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियों की अनुपस्थिति किस बात की ओर इशारा करती है? तो इसमें आपके हड़प्पाई लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिए जाने वाले महत्व को दर्शाती है। ये यहाँ पर इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की ऐसी सार्वजनिक संरचनाएं कौन सी है जिनका प्रयोग विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो माल गोदाम और विशाल स्नानागार है उसका प्रयोग सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फयोन्स क्या है? तो फयोन्स आपके घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपके पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाए गए पदार्थ जिसमें कीमती छोटे पात्र बनाए जाते थे। तो ये फयोन्स ये है जिसमें घिसी हुई रेत अथवा बालू के रंग और चिपचिपा पदार्थ के मिश्रण को पकाकर एक ऐसे कीमती छोटी पात्र बनाए जाते थे जिसमें इस प्रकार आंसर था आपके यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन है कि पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न बस्ती कौन सी थी? तो चंदूदड़ो है आपके जो शिल्प उत्पादन में आपके पूर्ण रूप से संलग्न थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनकों में छेद करने के उपकरण कहाँ से मिले? तो मनकों में छेद करने के उपकरण आपके जो चंदूदड़ो, लोथल तथा धोलावीरा से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंख से बनी वस्तुओं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र कौन से है? तो शंख से बनी विशिष्ट वस्तुओं के निर्माण के जो केंद्र है वो आपके नागेश्वर तथा बालाकोट हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाजवर्द मणि का सबसे अच्छा स्रोत था। तो लाजवर्द मणि का सबसे अच्छा स्रोत आपके सुदूर अफगानिस्तान में सोर्तुगुई के निकट था। अगला क्वेश्चन है कि कार्नेलियन कहाँ से प्राप्त किया जाता था? तो कार्नेलियन आपके गुजरात के भड़ोत में स्थित लोथल से प्राप्त किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल में मोर निर्माण हेतु सैलकड़ी कहाँ से प्राप्त की जाती थी? तो यह आपके दक्षिण राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से प्राप्त की जाती थी। तांबे की असाधारण संपदा कहाँ से मिलती है? तो तांबे की असाधारण संपदा आपके गणेश्वर जोधपुरा खेतड़ी क्षेत्र से मिलती है। हड़प्पा हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो हड़प्पावासी आपके तांबा है खेतड़ी क्षेत्र के गणेश्वर जोधपुरा से तथा अरबी प्रायद्वीपीय के दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित ओमान से प्राप्त करते थे। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के लेखों में मंगान का उल्लेख किसके लिए हुआ? तो ओमान के लिए तांबे के एक स्रोत के संदर्भ में यहाँ पर इसका उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के लेख में दिलमून शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दिलमून आपके बहरी द्वीप के लिए प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुआ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मेलुआ आपके हड़प्पा सभ्यता के लिए है जिसका शाब्दिक अर्थ है नाविकों का देश। अगला क्वेश्चन है कि पुरातत्वविद के अनुसार मेलुआ का हाजा पक्षी क्या था? तो मोर है जो मेलुआ का हाजा पक्षी था। मेसोपोटामिया के लेखों में नाविकों का देश किसे कहा गया? तो मेसोपोटामिया में नाविकों का देश हड़प्पा अर्थात सिंधु सभ्यता को कहा गया। ऋग्वेद में उल्लेखित पूर्व शब्द का अर्थ बताना है। तो ऋग्वेद में उल्लेखित पूर्व शब्द का आपके अर्थ होता है प्राचीन किला या गढ़।
अगला क्वेश्चन है कि पुरंदर किसे कहा गया है? तो पुरंदर आपके आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के समान मुहरे मोहनजोदड़ो से किस पुरातत्ववेदा ने खोजी? तो हड़प्पा के समान मुहरे आपके मोहनजोदड़ो से राखलदास बनर्जी ने खोजी। तो मोहनजोदड़ो की खोज आपके राखलदास बनर्जी ने की थी 1952 में। RD बनर्जी जो यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि पूरे विश्व के समक्ष नवीन सभ्यता के रूप में सिंधु घाटी की खोज की घोषणा कब व किसके द्वारा की गई? तो पूरे विश्व के समक्ष आपके इसकी घोषणा है जो सन 1924 में जॉन मार्शल द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि खुदाई के एक समान क्षैतिज इकाइयों के बजाय नई तकनीक टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण का आरंभ किसके द्वारा किया गया? तो REM वेलर द्वारा किया गया जो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि वेदियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो वेदियों के साक्ष्य आपके कालीबंगा और लोथल से मिले। कालीबंगा से और क्या मिला था? तो आपके कालीबंगा में क्या मिला वो आपको कमेंट में बताना है। कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है, कहाँ पर स्थित है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि किन संरचनाओं को अनुष्ठान के महत्व का माना गया है? तो अनुष्ठान के महत्व को आपको मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार तथा कालीबंगा व लोथल की वेदियों को माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का संकलन काल कब माना गया है? तो ऋग्वेद का संकलन काल आपके 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया। अब आते हैं अपने निम्नात्मक क्वेश्चन की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी दीजिए, अर्थात वर्णन करना है शिल्प उत्पादन में के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसका आंसर इस प्रकार है कि उन्नयन शिल्प उद्योग हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। शिल्प कार्यों में मुख्य रूप से मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। चंद्रदुर्ग एक ऐसी बस्ती थी जो पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की पर्याप्त विविधता थी। कार्नेलियन सुंदर लाल रंग का जैस्पर, स्फटिक, क्वार्टज, सेलकड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातु तथा शंख, फ्योन्स और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके दो या दो से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टॉप वाले पत्थर के होते थे। इनको विभिन्न आकारों में बनाया जाता था, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, खंडित। कुछ को उत्कीर्ण या चित्रकारी के माध्यम से सजाया भी गया था और कुछ पर रेखा चित्र उकरे गए थे। मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थों के अनुसार भिन्नताएं थी। सेलकड़ी एक मुलायम पत्थर तथा जिस पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सेलकड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में डालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले ज्यामितीय आकार के विपरीत विविध आकारों को मनके बनाए जाते थे। कार्नेलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। तो पत्थर के टुकड़ों के अपरिष्कृत खंडों को तोड़ने के पश्चात सल्क मिलाकर अंतिम रूप दिया जाता था। घिसई आपके पॉलिश और उसमें छेद करने के साथ यह प्रक्रिया पूर्ण होती थी। चनुद्रो, लोथल और धोलावीरा में मन का निर्माण के विशेष उपकरण मिले। साथ ही समुद्र तटीय बस्तियां जैसे नागेश्वर, बालाकोट आदि शंख से बनी वस्तुओं के विशिष्ट केंद्र थे। यहाँ से तैयार माल को मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बड़े शहरों में पहुंचाया जाता था। प्रस्तर, पिंड, खंड, तांबा, आयशक जैसे कच्चे माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं तथा त्याग दिए गए माल के आधार पर इन केंद्रों की पहचान की गई। हड़प्पा काल में शिल्प उत्पादन उन्नत अवस्था में था तथा यहाँ की वस्तुएं समकालीन सभ्यताओं जैसे सुदूर ओमान व मेसोपोटामिया तक प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा कि सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उद्योग हेतु माल प्राप्त करने की नीतियों की विवेचना कीजिए अथवा व्यापार की विशेषताओं का विवेचन करना है। तो इसका आंसर इस प्रकार के हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु कई तरीकों से माल प्राप्त करते थे तथा तैयार माल को बाहर बेचते थे। कुछ कच्चा माल जैसे मिट्टी, स्थानीय स्तर पर पत्थर, लकड़ी, धातु, जलोढ़ मैदान से बाहर के क्षेत्रों से तथा समुद्री तटीय नागेश्वर और बालाकोट में जहां शंख आसानी से उपलब्ध था वहां बस्तियों की स्थापना करके तथा सुदूर अफगानिस्तान में सोर्तुगई के निकट से नीले रंग की लाजवंत मणि, लोथल से कार्नेलियन, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी गुजरात से सेलकड़ी तथा राजस्थान के खेतड़ी अंचल से तांबा तथा दक्षिणी भारत से सोना आयातित किया जाता था। इसके अतिरिक्त स्थानीय समुदायों से संपर्क स्थापित कर कच्चा माल प्राप्त किया जाता था, जिसके संकेत उन स्थानों से मिलने वाली हड़प्पाई पूरा वस्तुएं हैं। खेतड़ी अंचल की गणेश्वर, जोधपुर संस्कृति से तांबा प्राप्त किया जाता था। यहाँ तांबे की ऐसी असाधारण संपत्तियां मिली है। साथ ही विदेशों जैसे अरब प्रायद्वीपी के दक्षिण पूर्व छोर स्थित ओमान से भी
तांबा मंगवाने के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का समकालीन अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार उन्नत अवस्था में था। समकालीन सभ्यता स्थलों पर मिली हड़प्पाई पुरावस्तुएं जैसे मूरे, बाट, मनके आदि विदेश व्यापार की पुष्टि करती हैं। प्राचीन मेसोपोटामिया के लेखों में हड़प्पा का मेलवा नाविकों के देश के रूप में किया गया उल्लेख तथा मुहरों पर जहाजों तथा नाव का चित्रांकन इस बात की पुष्टि करता है कि हड़प्पा काल में व्यापार उन्नत अवस्था में था। तो अर्थात हड़प्पा सभ्यता में जो व्यापारिक परिस्थिति थी वो उन्नत अवस्था में थी। वहाँ पर आयात निर्यात आसानी से होता था और इसके लिए माल पूर्ति के लिए वहाँ पर अलग अलग स्थानों पर बस्तियाँ स्थापित की गई थी। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथाओं और विश्वासों की व्याख्या किस प्रकार की गई, इसकी विवेचना करनी है। तो इसमें सबसे अधिक चुनौतियां धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण में आती हैं। आरंभिक पुरातत्वविदों द्वारा कुछ वस्तुओं को असामान्य अथवा अपरिचित प्रतीत होती हैं, उन्हें धार्मिक महत्व का मान लिया जाता है। आभूषणों से लदी हुई नारियां, मण मूर्तियां जिन्हें मातृ देवी की संज्ञा दी गई है, पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां जिसमें वे एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में बैठे हैं, को पुरोहित राजा की संज्ञा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इसी प्रकार अन्य संरचनाओं का अनुष्ठानिक महत्व का माना गया है, जिसमें विशाल स्नानागार तथा कालीमंगन तथा लोथल से प्राप्त वेदियां सम्मिलित हैं। कुछ मोहरों जिन पर भी अनुष्ठान के सदस्य बने हैं के परीक्षण से धार्मिक अवस्थाओं तथा प्रथाओं के पुनर्निर्माण का भी प्रयास किया गया है। कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण हैं, मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं, और कुछ पर बनाए गए जानवर जैसे कि एक सींग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक सरंगी कहा जाता है। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसमें पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, जो आदि शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवता में से एक है, कि आरंभिक रूप में संज्ञा दी गई। इसके अतिरिक्त पत्थर की शंखाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया। हड़प्पा धर्म में कई पुनर्निर्माण इस आधार पर किए गए हैं कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में समानताएं होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकांश से पुरातत्वविद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, अर्थात वर्तमान में अतीत की ओर। हालांकि ये नीति पत्थर की चक्कियों तथा पात्रों के संगत में संबंध में युक्ति संगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में अधिक संदिग्ध रहती है। उदाहरण स्वरूप आदि शिव की मोहर आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में रुद्र के रूप में मिलता है, जो बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त हुआ है। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में पशुपति, सामान्य रूप से जानवर और विशेष रूप से मवेशियों के स्वामी और न ही योगी के रूप में दिखाया गया है। दूसरे शब्दों में ये चित्रण ऋग्वेद में से किए गए विवरण से मेल नहीं खाता है। कई पुनर्निर्माण अभी भी संदिग्ध हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर था। और चौथा क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, और अथवा में दिया गया कि उन तथ्यों पर प्रकाश डालिए जो ये इंगित करता है कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता में एक शासन प्रणाली मौजूद थी। और अथवा में फिर है कि हड़प्पा समाज में शासक वर्ग द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की विवेचना कीजिए। तो हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसमें पहली विशेषता है सुनियोजित नगर निर्माण, और ये आपको पॉइंट याद रखने हैं और इसको आसानी से पढ़कर याद रखना है। तो इसमें आपके हड़प्पा सभ्यता से हमें विस्तृत तथा सुनियोजित नगर संरचनाएं प्राप्त होती हैं। इस सभ्यता में कई विशिष्ट भवन मिलते हैं जो सभ्यता के उत्कृष्ट नगर नियोजन को दर्शाते हैं, जिनमें मोहनजोदड़ो का माल गोदाम, विशाल स्नानागार, धोलावीरा का जलाशय, लोथल का गोदीबाड़ा, हड़प्पा का विशाल अन्नागार आदि प्रमुख है। दूसरा है सुनियोजित जल निकास प्रणाली। तो आधुनिक नगर निगम सुविधाओं की तरह सभी बड़े स्थलों पर एक सुनियोजित जल निकास प्रणाली इसे न केवल समकालीन सभ्यताओं के सर्वश्रेष्ठ बनाती है, बल्कि सामुदायिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता को अभिव्यक्त करती है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है कि सामाजिक जीवन व संगठित श्रम। तो इसमें आपके स्थलों से प्राप्त किलेबंदी तथा दुर्ग से न केवल सुरक्षा के प्रति उनके दृष्टिकोण को प्रतिबंधित किया करते हैं, बल्कि समाज में एक सामाजिक विभेद, शासक वर्ग तथा जन सामान्य को भी इंगित करते हैं। साथ ही विशाल संरचनाएं, आपके माल गोदाम, विशिष्ट भवन, स्नानागार आदि निर्माण कार्य एक संगठित श्रम की तरफ इशारा करते हैं। प्राप्त पुरावस्तुओं से मात्र सत्तात्मक समाज होने का लक्षण दिखाई देते हैं। आभूषण, आपके मृद भांड तथा स्वादान भी सामाजिक विभेद व जीवन पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। और चौथा पॉइंट है सड़क तथा नाली निर्माण। ये आपको पॉइंट अच्छे तरीके से याद रखना है। ये पॉइंट आपके क्वेश्चन में लिखने पर आपको पूर्ण अंक मिलने की संभावना रहती है, और इन्हीं क्वेश्चनों के साथ आपके आंसर को है जो अच्छे तरीके से देखा जाता है और वहाँ पर आपको पूर्ण अंक दिए जाते हैं। तो इसमें सड़क तथा नाली निर्माण, नगरों की सड़कें व नालियों एक निश्चित योजना अर्थात ग्रिड पद्धति पर बनाई जाती है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है कि ग्रिड पद्धति क्या है।
तो ग्रिड पट्टी पर बनाई जाती थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें पर्याप्त चौड़ी थी व उनमें एक अद्वितीय एक रूपता व सभी हड़प्पा स्थलों पर देखी गई है। और पांचवा पॉइंट है मोहर निर्माण। मोहर निर्माण में आपके हड़प्पा सभ्यता से पर्याप्त संख्या से संख्या में प्राप्त मोहरों की एक रूपता तथा समकालीन सभ्यता स्थलों से इनकी प्राप्ति बताती है। ये मोहरें नागरिकों तथा व्यापारियों की सुविधा के लिए निर्मित की गई थी। और छठवां पॉइंट है व्यापार। तो हड़प्पा सभ्यता में जल और थल दोनों ही प्रकार के व्यापार उन्नत थे। ओमान, बहरीन तथा मेसोपोटामिया से विदेशी व्यापारिक संबंधों की पुष्टि की समकालीन पुरातात्विक साक्ष्यों व समकालीन सभ्यताओं के लेखों में हुए उल्लेखों से होती हैं। और सातवां पॉइंट है बाट व माप। तो हड़प्पा सभ्यता में समरूप माप तौल हेतु चट से बने बाटों में एक समान मानदंड का प्रयोग किया जाता था। सभी स्थलों पर एक जैसे बाट मिले मिसले मानदंड निचले मानदंड आपके द्विआधारी व ऊपरी मानदंड आपके दशमलव पद्धति पर आधारित थे। और अब बात करते हैं आठवां पॉइंट लिपि। तो लिपि आपके हड़प्पा सभ्यता में भावचित्रात्मक लिपि थी जिसमें प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि ये लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। ये अभी भी अपठित अर्थात अपठनीय है। और नौवां पॉइंट है धार्मिक जीवन। तो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त पुरोहित राजा व मातर देवी की मृण मूर्तियां तथा मोहरों से आदि शिव की उपासना के संकेत मिलते हैं। इसके अतिरिक्त प्रकृति पूजा व पशु पक्षियों की पूजा तथा विशाल स्नानागार जैसी रचनाओं से सामूहिक अनुष्ठान एवं जल पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था। तो राजनीतिक व्यवस्था आपके उपयुक्त विशेषताओं को देखते से यह प्रतीत होता है कि जटिल निर्णय लेने लागू करने के लिए विशाल निर्माण, बड़े पैमाने पर श्रमिकों को संगठित करने के लिए एक संगठित सत्ता का अस्तित्व अवश्य ही रहा होगा। जबकि कुछ पुरातत्व इन तथ्यों को नकारते हैं कि वही कुछ का मानना है कि संपूर्ण सभ्यता में एक ही राज्य था जो अभी तक सबसे अधिक प्रमाणित मत माना जाता है। ये मत एक सुगठित शासन व्यवस्था की तरफ इशारा करता है। एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में मोहनजोदड़ो की विशेषताएं बताई। और अथवा में है कि एक नियोजित शहर के रूप में मोहनजोदड़ो आधुनिक शहरी व्यवस्था में से कहीं आगे था। टिप्पणी लिखिए। तो ये इस प्रकार यहाँ पर इसके आंसर हैं। तो इसका आंसर हम देखते हैं जो ये अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसका आंसर इस प्रकार है कि हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की वर्तमान समय प्रासंगिकता पर भी प्रकाश डालना है। तो आंसर है कि मोहनजोदड़ो अपने नगर नियोजन में विशिष्ट एवं प्रसिद्ध पूरा स्थल था जिसे निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। तो ये साथियों अथवा हम देंगे तो इसमें आंसर इस क्वेश्चन इस प्रकार से कैसा भी हो तो इसका आंसर इस प्रकार ही रहने वाला है। तो इसका आंसर है जिसमें पहला पॉइंट है एक नियोजित शहर। तो दो भागों में विभाजित मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था जिसमें छोटा भाग जो ऊंचाई पर बनाया गया दुर्ग कहलाता था जबकि दूसरा भाग निचला शहर। पुरातात्विक खनन से यह प्रतीत होता है कि पहले आपके जो शहर की निर्माण योजना बनाई गई तत्पश्चात निर्माण किया गया और निर्माण हेतु निश्चित अनुमान अनुपात की धूप से पक्की ईंटें तैयार की गई जिसका उपयोग किया गया। दूसरा पॉइंट है दुर्ग। दुर्ग पर सार्वजनिक उपयोग की विशाल संरचनाएं जैसे विशाल स्नानागार तथा अनागार प्राप्त हुए तथा सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग के चारों ओर दीवार से किलेबंदी की गई थी। और तीसरा पॉइंट है निचला शहर। निचले शहर को चबूतरों पर बनाया गया था जो सुरक्षा के साथ साथ नींव का कार्य भी करते थे। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से निचले शहर को भी दीवार से घेरा गया जो सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण को उजागर करता है। चौथा पॉइंट है सड़क व सुनियोजित जल निकास प्रणाली। तो आज के नगर निगम संस्थाओं की तरह ही मोहनजोदड़ो में पर्याप्त चौड़ी सड़कों के साक्ष्य मिले जो ग्रिड पद्धति पर बनाई गई। साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि सड़कें पहले नालियों का निर्माण हुआ तत्पश्चात उसके आसपास घरों का निर्माण किया गया। घरों के गंदे पानी को गलियों की नलियों से जोड़ने के लिए प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था जो सामुदायिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की ओर नागरिकों की उच्च महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करता है। पांचवा पॉइंट है कुएं। तो हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश आवासों में कुएं मौजूद थे जो ऐसे कक्ष से बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था अर्थात जिनका प्रयोग राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों के अनुसार मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं थे। और छठा पॉइंट है गृह स्थापत्य। तो मोहनजोदड़ो के निचले शहर में आवासीय भवन थे। हर घर का ईंटों का बना फर्श अपना एक स्नानागार होता था जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। भवनों में स्नानागार व छत पर जाने हेतु सीढ़ियां इत्यादि का निर्माण किया गया था। कई आवासों में एक आंगन था जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। भूमि तल पर दीवारों में खिड़कियों की अनुपस्थिति व्यक्तिगत जीवन में निजता एवं एकांत को दिए जाने वाले महत्व को बताती है। और सातवां पॉइंट है विशाल स्नानागार।
तो दुर्ग से प्राप्त संरचनाओं में सार्वजनिक प्रयोजन हेतु विशाल शरणागार, आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों तरफ गलियारे से घिरा हुआ है तथा जलाशय को जलबद्ध करने हेतु उन्नत तरीकों का प्रयोग किया गया है जो मोहनजोदड़ो की सामुदायिक स्वच्छता के प्रति जागरूकता को प्रदर्शित करता है। उपयुक्त विशेषताएं ये प्रदर्शित करती हैं कि मोहनजोदड़ो अपने समकालीन सभ्यता स्थलों से नगर नियोजन में कहीं आगे नहीं था, वरन उसकी प्रशासनिकता वर्तमान समय में शहरी नियोजन से कमतर नहीं थी। तो साथियों, इस प्रकार था अपना चैप्टर पहला, और इसी प्रकार अपन चैप्टर दूसरा भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सॉल्व। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। और अपनी ये पीडीएफ प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।